ओके, साइलेंट। चलो ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और मैंने बोला था कि अपन 3-4 टाइप के अलग अलग रेडियस पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक मैंने आपको पढ़ाया था कोवेलेंट रेडियस, है ना, जिसका डेफिनेशन क्या था? कोवेलेंट रेडियस होता है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के बीच का बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम लोग, साइलेंट, चलो अभी ध्यान दो। उस बॉन्ड का एक लेंथ होता है ना, उसको बॉन्ड लेंथ मैंने लिखवाया था, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, और उस बॉन्ड लेंथ को हम डी लिखते हैं, डी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसका हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। आज हम लोग उसके आगे का सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 2 है। तो इसका नाम है, साइलेंट, अभी ध्यान दो इधर, सबका अटेंशन इधर चाहिए। नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस इज ओनली फॉर मेटल्स, ठीक है, ये सिर्फ मेटल्स के लिए। देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम मेटल। तो लास्ट टाइम मैं सेम नॉन मेटल लिखा था मैंने। नॉन मेटल के लिए वर्ड क्या यूज होता है? कोवेलेंट रेडियस। मेटल के लिए क्या वर्ड यूज होगा? मेटालिक रेडियस। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, है ना, सोडियम, साइलेंट, सोडियम मेटल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सोडियम मेटल। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे सोडियम के, एक सोडियम का एटम यहाँ पे बना देंगे पहले, और ये उसका दूसरा एटम है। ऐसे दो एटम का ओवरलैपिंग, याद है ना, लास्ट टाइम बोला था मैंने ओवरलैपिंग होता है। ओके, और फिर ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे सेंटर का डिस्टेंस ले लिया हमने। ओके, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस क्या है? डी। अब ये देखो, ओके, ये पूरा डी है, तो इसको मैं डी मार्क कर देता हूं पहले। दिस इज डी, यहां से लेके यहां तक। अगेन ये तो डी हो गया, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ ना ये। तो अपने को रेडियस चाहिए उसका हाफ। उसका हाफ मतलब जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही, इधर से आएगा ना हाफ, ठीक है। तो ये जो हाफ है, ये आपको बताएगा क्या? ये आपको बताएगा क्या? रेडियस। किसका रेडियस? Na का, बराबर। ये भी किसका रेडियस बता रहा है? Na का रेडियस। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो D है ना, सोडियम के लिए, सोडियम के लिए बता रहा हूं सिर्फ। बॉन्ड लेंथ किसका? सोडियम का। कितना है? लिखता हूं मैं, 372 पिकोमीटर है। कितना है? 372। तो फिर बताओ मुझे, मेटालिक रेडियस क्या आएगा? इसका हाफ आएगा ना। मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू डी बाय 2, दैट इज 372/2। कितना आएगा? यस, 186 पिकोमीटर आपके सोडियम का क्या है? एटॉमिक रेडियस है। सोडियम का एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर होता है। समझा मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस सेम चीज ही है, लेकिन कोवेलेंट वर्ड तब यूज होगा जब नॉन मेटल्स की बात होगी, और
मेटालिक रेडियस कब यूज होगा? जब मेटल्स की बात होगी, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, ये सोडियम मेटल है, याद रखो, ये Na है, Na, और ये भी क्या है? Na के 2 एटम्स है, वो लिखे। हाँ, अब ध्यान दो, अब है ना पीरियोडिक ट्रेंड समझने वाले हम लोग। ठीक है, इसी का पार्ट है ये भी, पीरियोडिक ट्रेंड इन ऑफ एटॉमिक साइज। देखो इस पे ना क्वेश्चन आंसर आता है, गिव रीजन वगैरह आता है। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब अभी क्या हुआ, आपको ये पता करना है कि लेफ्ट टू राइट, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटम के साइज में क्या फर्क पड़ेगा, और फिर आपको देखना है जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तब क्या फर्क पड़ेगा। तो अपने को है ना रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है। ठीक है, पहले मैं आपको है ना अक्रॉस द पीरियड बताता हूं, मतलब व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस दी पीरियड, कोई भी पीरियड, अक्रॉस दी पीरियड। अब अक्रॉस दी पीरियड सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, अरे यस और नो? Z इंक्रीजेस बाय 1, सही बोल रहा हूं मैं? एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से बढ़ता है। जैसे आपने लिथियम से स्टार्ट किया, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, तो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इधर ध्यान दो, अभी तुम लोग बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अच्छा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है, ध्यान से समझो। लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा चीज, अगर कोई पूछे कि शील्डिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो शील्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अभी तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों, शील्डिंग सेम क्यों है? सोचो, क्योंकि जब आप पीरियड वाइज जाते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है, नया शेल नहीं आता उधर, सेम शेल। क्योंकि शेल कब चेंज होता है? जब पीरियड चेंज होता है। जब तक आप पीरियड नंबर 2 में हो, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा? सेकेंड शेल। थर्ड में जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब शील्डिंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शेल तो वही है, तो शील्डिंग सेम रहती है, बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब मैंने क्या बोला अभी, क्या बढ़ गया? जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या बढ़ता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ना। तो बताओ एटॉमिक साइज क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और ये आपको, ये जो एटॉमिक साइज आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा ना, ये आपको ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक दिखाई देगा। 18 को इसमें काउंट नहीं करते, 18 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 18th वाले जो ग्रुप है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। 1 से लेके 17 तक यू विल सी के एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब एटम क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अबे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज तो छोटा ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो साइज डिक्रीजेस, याद रखो ये अक्रॉस द पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ध्यान दो। अपने को है ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट देखने, ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। अब सेकंड पीरियड में कौन आता है, आपको पूरा पैटर्न समझाता हूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ नियॉन लेना ही नहीं है, 17 तक ही जाना है।
अब है ना अपने बुक में इनके ना एटॉमिक साइज लिखे हुए हैं। ये देखो, याद नहीं करना है किसी को भी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लिखा है पिकोमीटर में, रट्टा नहीं मारना, खाली ये रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं। इसका है ना बेटा 152 है, फिर है 111, फिर है 88, फिर उसके बाद है 77, देन 74, उसके बाद 66 और फिर उसके बाद 64। देख रहे हो, चेक कर लो क्या ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दो चीज और समझ में आ गई, इसका साइज देखो जरा, लिथियम इन सब में सबसे बड़ा साइज है इसका, यस और नो? लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इसी का है। और सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का, है कि नहीं? ग्रुप नंबर 17, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। और मैं आपको बता दूं, हर पीरियड के एंड में एक हैलोजन आएगा, ठीक है? नोबल गैसेस काउंट नहीं कर रहे हो आप, नोबल गैसेस को तो हटा दिया ना, उसको काउंट नहीं कर रहे। तो सेकेंड पीरियड के एंड में कौन आ रहा है? फ्लोरीन, सबसे छोटा साइज। थर्ड पीरियड के एंड में कौन आएगा? क्लोरीन, उसका साइज सबसे छोटा होगा उसके पीरियड में। फोर्थ पीरियड में कौन आएगा? ब्रोमीन, फोर्थ पीरियड में सबसे छोटा साइज उसका होगा। फिफ्थ पीरियड में कौन आएगा? आयोडीन, तो फिफ्थ पीरियड में सबसे छोटा साइज उसका होगा। तो फिर बड़ा साइज किसका होगा? पूरे ग्रुप 1 का, क्योंकि लिथियम ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल के सबसे बिगर एटॉमिक साइज वाले एलिमेंट है, इनका साइज सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपने पढ़ा कि Z इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक साइज छोटा होता है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये क्लियर है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप थर्ड पीरियड में भी देख सकते हो, शायद थर्ड पीरियड का भी दिया हुआ है, ये देखो, वो मैंने लिख रहा नहीं हूं, बट आप थर्ड पीरियड में भी चेक करो। ये देखो, सोडियम से स्टार्ट किया है, कितना है? 186। अभी अपन ने 186 निकाला था क्या? 186 सोडियम का रेडियस। 186 के बाद क्या हुआ? बढ़ गया क्या कम हो गया? मैग्नीशियम कम हो गया, एल्यूमिनियम और कम, सिलिकॉन फिर डिक्रीज हो गया, फॉस्फोरस 110, सल्फर 104, क्लोरीन 99, हुआ ना डिक्रीज वापस। दिस इज द पैटर्न एटॉमिक साइज का। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक साइज वेरी अक्रॉस द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड। अभी मैं ग्रुप पे आऊंगा, अभी तो अपन पीरियड पढ़ रहे हैं। सो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो एक्सप्लेन करने के लिए ना, बस जो मैंने बताया ना, इसको अगर आप सेंटेंस में थोड़ा सा बना लोगे तो काम बन गया। पहले आपको लिखना पड़ेगा कि भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच शील्डिंग रिमेन्स सेम, शील्डिंग सेम रहता है, और उस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है। और ये ग्रुप 1 से 17 तक होता है। ठीक है, ये अपने को, ये ना देखो, ये रट्टा मारने वाला नहीं बताया तुमको मैंने, ये चीज याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा। रट्टा नहीं मारने का, रट्टा मारे तो गए काम से, 4 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें तुमको और भी आगे आने वाले चैप्टर में काम आएगी। ओके, तो ऐसा याद रखने का। क्लियर है? समझा? लिख लो इसको जल्दी से। हो गया लिखे? अभी है ना अपन डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे, सेम चीज पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम अगर अपन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, वर्टिकल कॉलम, तो फिर क्या होगा चेंजेस। हो गया? करूं चेंज? ये वैल्यू किसी को रटना नहीं है, ये खाली आपके रेफरेंस के लिए कि वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। चलो अब ध्यान दो, अब हम लोग डाउन द ग्रुप पढ़ने वाले, टॉप टू बॉटम। ओके, डाउन द
ग्रुप। ओके, वे क्यों बातें कर रहे हो, ध्यान दो इधर। देखो, सबसे पहला चीज ये है कि एटॉमिक नंबर यहां भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा? एटॉमिक नंबर तो बढ़ने ही वाला है ना, ऊपर से नीचे आओगे तो भी, लेकिन इधर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे बढ़ेगा, एक एक यूनिट से नहीं बढ़ेगा। मैंने आपको बोला था ग्रुप में पहले 8 ऐड करो, फिर 8 ऐड करो, फिर 18 ऐड करो, बोला था कि नहीं बोला? तो एटॉमिक नंबर देखो इतना ऐसे अचानक 8 8 से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, न्यू शेल गेट्स एडेड। सही बोल रहा हूं मैं? जब आप नीचे की तरफ आते हो हर बार एक नया शेल ऐड होता है, हर बार एक नया शेल ऐड होता है, बिकॉज आप अभी स्टार्ट करोगे फर्स्ट पीरियड से, फिर आप सेकेंड पीरियड पे आओगे, नया शेल ऐड हो गया, थर्ड पीरियड पे आओगे, फिर एक शेल ऐड हो गया, फोर्थ पीरियड पे आओगे, फिर एक शेल, तो हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है। इसलिए आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है एटॉमिक नंबर में? 8, 8, 18, 18 का डिफरेंस मिल रहा है। अब अगर नया शेल ऐड होता है, शील्डिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था? जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे उतना बेटर शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो मुझे बताओ जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है अट्रैक्शन वाला वो कम हो जाएगा। तो फिर बताओ एटॉमिक साइज स्पेस का क्या फर्क पड़ेगा? बेटा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं समझा? तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, वैसे अभी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ, बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा नहीं हूँ, इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्चुअली में एटॉमिक साइज रेगुलरली बढ़ता है अप टू फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड तक ही बढ़ता है। फिर फिफ्थ पीरियड के बाद जब सिक्स्थ पीरियड पे हम लोग आते हैं ना, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक साइज नियरली सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं। वो एक्चुअली बढ़ना चाहिए लेकिन वो इक्वल साइज के हो जाते हैं। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको अभी नहीं समझेगा, वो आपको 12th में समझेगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। अभी फिलहाल आप जनरल ट्रेंड याद रखो, क्योंकि आपके बुक में भी वो चीजें नहीं लिखी हुई है 11th में। बट एक्चुअली में एटॉमिक साइज इंक्रीज तो होता है, बट कहां तक इंक्रीज होता है खाली आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, अप टू फिफ्थ पीरियड ऐसा होता है। फिफ्थ पीरियड के बाद जो लास्ट के 2 पीरियड है ना, वहां पे एटॉमिक साइज बढ़ने के बजाय नियरली सेम हो जाता है। और उसका एक हिंट दे देता हूं तुमको, उसका हिंट ये है कि सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड में कौन आता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो क्या होता है पता है? यहाँ पे चलो एक नोट में आपको लिख के देता हूं कि सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड आता है ना, सुनो इधर ध्यान देना, एफ ब्लॉक आता है लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड के आने की वजह से है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f सबशेल। कौन से सबशेल में जाता है? 4f सबशेल में जाता है सिक्स पीरियड में। और ये जो 4f सबशेल है ना बेटा, ऐसा हमको बोला गया है कि इसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर होगा तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो साइज बढ़ने के जगह इक्वल हो चुका है फिफ्थ और, देखो फिफ्थ से तुम सिक्स में आओगे
तो साइज बढ़ना चाहिए ना, सिक्स्थ वाले का साइज फिफ्थ वाले से बड़ा होना चाहिए, बट सिक्स पीरियड वाले का साइज फिफ्थ पीरियड वाले से नियरली सेम हो जाता है, और उसका रीजन ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो इसी पॉइंट से मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, आपको हो सकता है ऐसा कहीं पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट बताओ, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ध्यान देना इधर पे, सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट माना जाता है किसका मालूम है? एस का, एस सबशेल, ब्लॉक नहीं, एस सबशेल। उससे कम शील्डिंग पी का है, उससे कम डी का है, और सबसे पुअर शील्डिंग एफ का है। ये ना सीईटी के पेपर में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, और मेरे पास रीजन भी है इसका। उसका रीजन है इनका शेप। एस का शेप कैसा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने। व्हाट इज द शेप ऑफ एस? स्फीयर, स्फेरिकल शेप। सो इट कैन प्रोटेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली, हर साइड से बराबर प्रोटेक्ट कर सकता है वो। क्यों? स्फीयर है ना, स्फीयर है, ठीक है। लेकिन पी क्या स्फीयर है क्या? डंबेल है। तो इसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है बाहर वाले को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि इसका शेप ऐसा है। अब स्फीयर कैसा है? ऐसा है। तो सिमेट्रिकल है ना हर साइड से, बराबर। ये सिमेट्रिकल थोड़ी हर साइड से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बेसिकली पता चलता है कि इनका जो शेप है ना वो और ज्यादा डिफ्यूज होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है। तो एक ही साइड में कहीं जमा हो जा रहा है, एक साइड में डंबल आ रहा है, दूसरे साइड में कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से पता चला कि उनकी शील्डिंग एबिलिटी ना वीक होते जाती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग किसका है और सबसे पुअर शील्डिंग? ये पूछा एग्जाम में, इसको लिख लेना, मतलब हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे रीजन आपको बता दिया। तो सिक्स पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f सबशेल में, पुअर शील्डिंग हो जाता है, जिसके वजह से हमको पता चलता है कि एटॉमिक साइज ऑफ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट is almost equal to the atomic size of अभी एक्स्ट्रा ज्ञान देने का क्या फायदा होगा पता नहीं मेरे को आगे, तो जिनको याद रहेगा उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सेवेंथ अपन इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, तो अपन सब नॉन रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेवेंथ में तो सारे रेडियो एक्टिव आ जाते हैं एक्टिनाइट सीरीज से, और उसके बाद इसके लिए। अच्छा, अभी तुम्हारे बुक में वही जो टेबल हमने अभी देखा था ना, उस टेबल पे वापस ध्यान दो। अब वहां पे हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं जरा। शायद ग्रुप नंबर 1 दिया उन्होंने, ग्रुप नंबर 1 में लिखता हूं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगेन फ्रेंशियम काउंट नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। चेक करो वो टेबल में साइज क्या लिखा है, देखो कितना साइज लिखा है भाई, 152, 186, 231, 244 एंड लास्ट में 262। क्या पता चल रहा है बोलो? बढ़ रहा है साइज? देखो हमने जो पढ़ा ना वो प्रूफ होना चाहिए वहां पे। हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ रहा है रेगुलरली? इट इज इंक्रीजिंग। 152 पिकोमीटर, 186, 231, 244, 262। तो अब सुनो ध्यान से, पीरियड वाइज जो सबसे बड़ा साइज वाला मेटल था वो तो लिथियम था, पीरियड वाइज, बराबर। लेकिन ग्रुप में देखा जाए तो वो सबसे छोटा हो गया है। कि ग्रुप में क्या होता है, जब आप नीचे आते हो तो साइज और बढ़ता है ना? समझा कि नहीं समझा? तो ग्रुप वाइज क्या पता चला कि सीजियम जो है ना वो एक्चुअल में उसका साइज सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज।
और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उस ग्रुप नंबर 1 का लार्जेस्ट एटम नहीं है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट एटम है। पूरे पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट एटम सीजियम है। ठीक है, तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है मालूम है पीरियोडिक टेबल का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ए नहीं रे यार, तुमको जो बताया अभी, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो, ठीक है? हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, हीलियम का नहीं है। हीलियम का नहीं है बेटा, हम लोग जेई पढ़ाते हैं, जेई में क्वेश्चन है इस पे, समझा? प्रीवियस ईयर का। हाँ, वो बोर्ड्स में बता देते हैं ना, बट एक्चुअल में तो रेफरेंस बुक में हीलियम है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन है। स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन एटम, नॉट हीलियम एटम। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। डन? हुआ क्या? समझ में आया सबको? आप देखो, अब हम लोग तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। एक तीसरा टाइप का रेडियस होता है, उसका नाम है आयोनिक रेडियस। महिला मंडल जरा शांत बैठो। आयोनिक रेडियस, अब यहां पे वर्ड आयोनिक आया है, मतलब किसकी बात चल रही है? आयंस। तो पहले आप ये समझो कि आयंस होते क्या है। व्हाट आर आयंस? आयंस आर नथिंग बट चार्ज पार्टिकल्स। अरे यस और नो कर दो। आयंस आर चार्ज पार्टिकल, और आपके पास दो ही आयंस है, कैटायन और एनायन, प्लस और माइनस। और कोई चार्ज है तो बता दो, तुमने कहीं और अगर ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो। हाँ, तुम्हारे कॉलेज में कुछ नया पढ़ा रहे तो बताओ मेरे को भी। हाँ, तीसरा कोई चार्ज है तो बोलो भाई। हाँ, नहीं है ना तीसरा चार्ज कोई? ओके, सो वन इज कैटायन एंड दूसरा वाला आपका एनायन होता है। कैटायन ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्ज डेवलप कैसे होता है किसी भी एटम पे? हाँ, वेरी गुड। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा ना, तब उस पे चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, देयर इज नो चार्ज। उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया एटम से, तो अब बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। अभी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तब भी बैलेंस बिगड़ गया है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तब चार्ज आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कैटायन बनता कैसे। बेटा, कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए किसी भी न्यूट्रल एटम में से, तो फिर कैटायन बनेगा। तो फिर एनायन कैसे बनेगा? यस, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई चुपचाप लिखो, तुम बहुत बकबक बकबक कर रहे हो आज। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है और एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। एक और चीज आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो होती है मोस्टली, वो मेटल्स की होती है। मेटल्स की होती है, ठीक है? तो लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स की होगी। इसलिए ना हम मेटल्स को 10th की बुक में ही बोलते हैं ऐसा ही है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है इनको, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, मैं अभी बताऊंगा एग्जांपल में। और जो गेन करने की टेंडेंसी होती है ना वो नॉन मेटल्स की होती है, और इनको है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स बोला जाता है। इतना तो समझ में आया कि नहीं अभी? हाँ, अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। दो चीजें, दो ही पॉइंट में अपना पूरा कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट ये है, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ पैरेंट एटम। कैटायन का साइज उसके पैरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, ऑलवेज ऑलवेज। अब इसका रीजन भी समझेंगे कि क्यों, है ना। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 11। अब इसके पास है ना 11 प्रोटॉन है और 11, क्योंकि न्यूट्रल है भी, है ये न्यूट्रल है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो अब भी इसके पास 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए। कौन सा चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज। और कितने यूनिट से ज्यादा है? एक। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन बैलेंस है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया तो वो प्लस का चार्ज आ गया। जैसे ही वो कैटायन बना ना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैटायन बना, कैटायन बनते साथ ही इसका Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो अब न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो साइज क्या होगा? छोटा, इसलिए इसका साइज छोटा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे ही Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैटायन में है ना, जब जैसी कैटायन बनता है ना उसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इससे ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है, तो आप क्या लिखोगे? Na+ का साइज इज स्मॉलर देन Na, बराबर यही लिखोगे। ये आपको लिखना है, हमेशा याद रखो ये। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा। इट कैन नेवर हैपन, because whenever there is a loss of electron there will be a stronger force of attraction between nucleus and the electron. Stronger force always reduces the size, so cations are always smaller. ठीक है, हो गया लिखा सबने? अब इसका थोड़ा नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, अब आगे ध्यान दो इधर। हाँ, अभी देखो इधर Na+ और Na में से एक न्यूट्रल है और एक कैटायन है, तो वो तो हमको समझ में आ गया। अगर आपके पास दो कैटायन आ गए तब आप क्या करोगे? दो कैटायन, अभी ध्यान देना इधर, ध्यान देना, सुनो पहले अच्छे से समझो। जैसे मेरे पास Na+ है एंड उसके साथ मेरे पास K+ है, ठीक है, Na+ एंड K+। पहले आप ये सोचो, ये Na और K दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है क्या? हाँ, सेम ग्रुप के। और हमने अभी पढ़ा, इधर ही पढ़ा, देखो सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो बेटा आयोनिक साइज भी
बढ़ेगा, आयोनिक साइज भी क्या होएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि Na+ का साइज छोटा होगा K+ से, क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, वैसे ही डाउन द ग्रुप आयोनिक साइज भी बढ़ता है। आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, कभी भी याद रखो ये, डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। एक और एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं साइड में। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, Na+ के साथ Mg2+ है। अब इस बार Na+ एंड Mg2+, अब आपको डिसाइड करना है कि किसका साइज छोटा है और किसका बड़ा। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान दो, देखो ध्यान से समझो अभी क्या बोल रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान देना। इसका एटॉमिक नंबर 11 है ना, मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 ही है। इसके पास है ना 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 ही है। इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम है, बट प्रोटॉन का फर्क है। प्रोटॉन ज्यादा किधर है, तो इसका मतलब इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। अरे यस और नो, अगर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, छोटा, बराबर। तो इसका मतलब यहां पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, Na+ का साइज ग्रेटर होना चाहिए Mg2+ से। इससे ये समझा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया, देखो इसको। हाँ वही है, अक्रॉस द पीरियड ही यही है। अक्रॉस द पीरियड Z इफेक्टिव बढ़ता है ना, वही तो है फिर ये। कौन सा, नहीं नहीं नहीं, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है ना, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो इधर लिख दो, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। कैटायन का लिख लो, फिर एनायन का बताता हूं। हो गया, अभी आयन के बारे में बात करेंगे। कैटायन हो गया, अभी एनायन करेंगे। हो गया, डन। देखो ध्यान दो अभी इधर, एनायन के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। साइज ऑफ पेरेंट एटम से एनायन का साइज बिगर होता है हमेशा। अब इसका भी रीजन अपन समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब इसके लिए ना मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, चलो Cl ले लेते हैं, Cl क्लोरीन। क्लोरीन को अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या बन जाएगा, यस ये एनायन बन जाएगा। अब ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17 प्रोटॉन है इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये राइट में गया, प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास एक ही है, सॉरी एक बोल रहा हूं, सेम ही है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 18 हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आया है ना 18th इलेक्ट्रॉन जो अंदर आया है, ध्यान से सुनना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आता है उसके वजह से यहां पे Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है।
अब आप सोचोगे सर क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। समझा? और जब रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन, तो साइज छोटा नहीं होएगा, बढ़ेगा। रिपल्शन से साइज बढ़ता है। तो इससे हमको समझा कि Cl माइनस आयन का साइज बड़ा है किससे? Cl से। समझा? इधर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इधर रिपल्सिव फोर्स होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो रिपल्शन से साइज इंक्रीज होगा। इसलिए एनायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होगा? बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा होगा ये। ओके, अच्छा, अब वापस मेरा वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने पीछे किया था। अब मेरे को बोला, अगर मान लो किसी ने कि सर इसको कंपेयर करो Cl माइनस एंड Br माइनस को और बताओ किसका साइज बड़ा है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनिक रेडियस बढ़ता है ना? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इसका मतलब यहां पे किसका साइज बड़ा होगा? Br माइनस का बड़ा होगा। किसका बड़ा होगा? Br माइनस। तो Cl माइनस का साइज छोटा होगा, Br माइनस का बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया डाउन द ग्रुप। ठीक, ये डाउन द ग्रुप लिख रहा हूं मैं, ये डाउन द ग्रुप की बात हो रही है। एक ही ग्रुप में आते हैं ना ये लोग। अच्छा, अब अक्रॉस द पीरियड का भी एक एग्जांपल देता हूं, चलो ध्यान देना। अगर आपको ये पूछा कि F माइनस एंड O2 माइनस में किसका साइज बड़ा है, तो अभी सुनो ध्यान से। मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटा होता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो बताओ फिर आंसर। हाँ, F माइनस छोटा होगा, O2 माइनस उससे बड़ा होगा। चलो इधर थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। F देखो, सुनो पहले सब लोग, इस पे ध्यान दो। F का ना एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इसके पास 9 क्या है? प्रोटॉन। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन 10 है इसके पास, माइनस का चार्ज है ना, ऐड करना होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है। तो आप देख सकते हो, मेरे को बताओ Z इफेक्टिव ज्यादा किधर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किधर ज्यादा है? F के पास। अबे प्रोटॉन ज्यादा है ना इधर, तो इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसका साइज कैसा रहेगा? छोटा। इसका Z इफेक्टिव कम है, तो इसका साइज, हाँ समझा? इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका Z इफेक्टिव कम है, इसका Z इफेक्टिव कम है, इसीलिए F माइनस का साइज छोटा है O2 माइनस से। क्लियर हो गया? अबे तुम कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, क्या रट्टा नहीं मार, मेरे को रट्टा मारने लोग पसंद नहीं है। बिना सोचे समझे रटने का नहीं रहता है। साइंस पढ़ रहे अपन, कॉमर्स आर्ट्स में नहीं है। हो गया? हाँ, अब सुनो इधर ध्यान से। अब है ना, इसी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीईटी में, मोस्टली सीईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इधर, और इतने सारे आते हैं कि मतलब बहुत रेगुलरली आते हैं हर साल। आयोनिक रेडियस को अरेंज करो, एटॉमिक साइज को अरेंज करो। तो है ना, वो लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो लोग एक चीज को ध्यान में रखो, लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा ना क्वेश्चन पूछते हैं इनके लिए। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? पढ़ा है अपन ने, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमने शायद गौर नहीं किया, देखो इधर चेक करो, मैंने जो एग्जांपल लिए थे,
क्या इनके इलेक्ट्रॉन सेम थे? क्या इधर पे इलेक्ट्रॉन सेम थे? जब भी ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ही पूछेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके सेम कर दिए ना, तो अब इलेक्ट्रॉन का किस्सा खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर है। तो जो भी अभी साइज पे इंपैक्ट होने वाला है वो किसका होगा? प्रोटॉन का। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ, तो सुनो अब क्या बोल रहा था मैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो अब मैं आपको है ना वो सारे एग्जाम्पल बता देता हूं जो कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 ही है, आपको सिर्फ है ना 2 पीरियड के एलिमेंट याद होने चाहिए, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट याद होने चाहिए। अब है ना ध्यान से सुनो इधर पे, अगर मैंने आपको ये वाले एलिमेंट दे दिया Na प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस O2 माइनस F माइनस, है ना, और एक लिख देता हूं मैं N3 माइनस। ओके, अब सुनो, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताता हूं। पहले ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट एक्चुअली। उसको है ना नोट में लिख लो, इधर साइड में ना मैं नोट लिख के देता हूं। बेटा नोट ये है कि हमेशा जब आप ऐसे कंपेयर करने लगो ना क्वेश्चन में, एक बेसिक चीज माइंड में रखना, स्मॉलेस्ट साइज हमेशा किसका होगा? हमेशा उससे बड़ा साइज किसका? और उससे बड़ा साइज, हाँ ये ऑर्डर जिसको याद रहेगा ना तो ये लगा लेगा बराबर से। अब मैं आपको इधर क्वेश्चन ये लिख के देता हूं कि अरेंज दी अबाउ स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। ये मेरा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो मैंने लिख के तो दे दिया, छोटा कैटायन होता है। पहले आप एनायन को माइंड में रखो ही मत, भूल जाओ उनको, एनॉन को भूल जाओ। अब कितने कैटायन है तुम्हारे पास? 3 है, बस उनमें अब डिसाइड करो पहले सबसे छोटा कौन सा होगा। क्या बताया था मैंने? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होने लगेगा। और एक चीज यहां पे चेक करो, क्या ये तीनों कैटायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या चेक करो, क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नीचे लिखता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, बट इधर +1 है ना, तो माइनस, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन। इसका 13 होता है, -3। इसका 12 होता है, -2 है 10। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 11। इसके पास 13 प्रोटॉन है और इसके पास 12 प्रोटॉन है। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? अरे यार एल्यूमिनियम का। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका साइज सबसे छोटा। तो फिर इधर पे इसका मतलब मैं अरेंज जब करूंगा तो सबसे छोटा साइज Al3+, उससे बड़ा साइज Mg2+, उससे बड़ा साइज, हाँ ये कैटायन का हो गया। अब एनायन का अरेंज करना है। तो एनायन में मैंने क्या बताया तुमको? एनायन में अभी बताया ना पीछे, हाँ वेरी गुड। इसके बाद F का नंबर आएगा। क्यों? F के पास एटॉमिक नंबर 9 है, उसके पास सिर्फ 9 प्रोटॉन है। क्या इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 और -2 मतलब +2 कर दो 10, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 + 3 अगेन 10।
सही बोला है, F माइनस आएगा पहले, क्योंकि F के पास प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, सॉरी F उधर है, F के पास प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, ऑक्सीजन के पास 8 है और इसके पास 7 है, तो सीधी बात है पहले 9 आएगा। इससे बड़ा साइज किसका होगा, यस O2 माइनस, और सबसे बड़ा साइज, समझा। और मैं जो तुमको बता रहा हूं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आया था। करेक्ट ऑर्डर बताओ आयनिक रेडियस, समझा कि नहीं समझा। अभी एक एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, अब तुम लोग करना। हाँ, और ये नोट है ना, 1000 का नोट है ये, रख लेना जेब में तुम्हारे। ठीक है, चलो अरेंज करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या वो भी देख लो। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कॉफी चाहिए क्या। सबसे बड़ा अभी तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, मतलब हायर रेडियस, सबसे बड़ा साइज से सबसे छोटा साइज। सबसे बड़ा साइज इसमें किसका है, एनायन से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली एनायंस आर बिगर इन साइज। अब कितने एनायन है उधर, 3 है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, वेरी गुड, साइलेंट, P3 माइनस, करेक्ट है। उसके बाद हाँ S2 माइनस, यस करेक्ट, Cl माइनस, हाँ उसके बाद ये इंक्रीजिंग होता है तो ये डिक्रीजिंग हुआ ना, बड़े से छोटा जाना है ना। फिर सबसे छोटा कैल्शियम, ठीक है, ये किसका किसका सही है, ईमानदारी से बताओ। हो गया, समझा ना। अरे कॉन्सेप्ट गया क्या दिमाग में तुम्हारे, मेरे किए कराए पे पानी मत फेरो तुम। जो अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रह गया ना, वो परमानेंटली याद हो जाना चाहिए। ओके चलो, अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा।
साहिल तो आज इधर क्यों आया है फोकस पे? ओके चलो सुनो इधर। अभी देखो Z इफेक्टिव जो है वो अब इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत यूज होने वाला है। अभी आवाज नहीं, ओए इधर ध्यान दो। ये पूरा नया टर्म है, इसके पहले तुमने ये टर्म कभी पढ़ा भी नहीं है ना, तुमको इसके बारे में कुछ आइडिया है। तो ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपको अभी आने वाले और 2 चैप्टर में यूज होने वाला है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। वेरी यूजफुल है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। नाउ इधर पे देखो पहले लिखा है आयोनाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन? किसी एटम को आयोनाइज करना। आयोनाइज करना मतलब फॉर्मेशन, आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पे जो आयोनाइजेशन वर्ड है ना, वो बेसिकली बता रहा है कि इधर हमको करना क्या है, हमको करना है फॉर्मेशन ऑफ आयन। और मोस्टली वो आयन जो है ना कौन होगा मालूम है? कैटायन होगा। देखो इधर कौन सा आयन बनाने वाले हम लोग? कैटायन। तो अब तुम जरा लॉजिक लगाओ, अगर मुझे कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या देना पड़ेगा? किसी को निकालना है, बराबर। सो बेसिकली वो जो वर्ड लिखा है ना एंथैल्पी या फिर उधर एनर्जी लिखा है, तो इसका मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यही है आयोनाइजेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलेगा कभी। क्यों नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन अपने आप? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो बेटा जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपने आप कैसे बाहर आएगा? नहीं आ सकता। सो इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, और वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं बाहर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो ओवरकम होना चाहिए, तब यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन बताता हूं तुमको, और डेफिनेशन तुमको कॉलेज के पेपर में पूछते हैं। ठीक है, मजे करो। हाँ सुनो, अभी इधर देखो, इधर ध्यान दो सब लोग। ओके, ये एटम है अपने पास। अभी मैं इसको जरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है ये, और यहां पे आप बना दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइलेंट। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, मैं तुमको बताता हूं कि एक्चुअल में इसको कैसे समझना है। मैंने यहां लिखा है देखो, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। तो आप मान लो ये आपका वैलेंस शेल n इक्वल टू 1 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को है ना इतना दूर लेके जाना है, तब उसको इतनी एनर्जी देनी है कि वो कहां जंप करे पता है?
दिस इलेक्ट्रॉन शुड जंप टू n इक्वल टू इंफिनिटी। अबे इनफाइनाइट ऑर्बिट है अपने पास। इंफिनिटी का मतलब क्या हो मालूम है क्या? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रेंज से बाहर निकल चुका है, और इतना बाहर निकल चुका है, नाउ इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ रहा है? इंफिनिटी मतलब क्या? बहुत दूर निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब इतना दूर चला गया कि न्यूक्लियस के फोर्स का उस पर कोई असर नहीं होने वाला, सो दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। नाउ यू कैन रिमूव इट वेरी इजीली। सो n इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंचाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे देनी पड़ेगी ना यार, एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितनी बार पढ़ाया है। तो यहां पे जो एनर्जी है ना, वो क्या होने वाली मालूम है? एनर्जी एब्सॉर्ब। मतलब हमको इस इलेक्ट्रॉन को है ना, हमारे को क्या देनी है पता है? क्या देना है इसको? इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तब जाके ये न्यूक्लियस के रेंज से बाहर निकलेगा। समझ में आया? और बाहर मतलब इतना दूर होना चाहिए कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहिए। देन ओनली यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये ऐसा बना लो, थोड़ा काम आएगा तुम्हारे समझने के लिए। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है m, ठीक है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब ये फिलहाल न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो ये क्या बनेगा? m प्लस। तुमने किसी ने भी एक चीज नहीं पूछा, सर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है और ये ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट, अबे ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 1। व्हाट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम? क्या होता है ये? जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम ये सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट में नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन ये होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर टाइटली पैक्ड। ये पढ़ा है स्कूल में, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। तो क्या होता है, एक एटम के आसपास बहुत सारे एटम है, तो अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें आसपास के एटम का भी इन्फ्लुएंस होगा, तो आप सही वैल्यू नहीं निकाल पाओगे कि कितना एनर्जी एक्चुअल में लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने, बिकॉज आसपास में भी अट्रैक्शन रिपल्शन होता रहता है। तो सॉलिड स्टेट में नहीं डिसाइड कर, तो फिर हम लिक्विड स्टेट पे गए, तो अब लिक्विड में भी पता चला कि लिक्विड में भी पार्टिकल है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते, आसपास ही रहते हैं थोड़ा। तो वहां पे भी आसपास के जो पार्टिकल्स है उनका आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन चलते रहता है, तो उधर भी आयोनाइजेशन निकालना प्रॉब्लम है। तो तब हमको लगा कि ना गैसियस स्टेट में निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एटम गैसियस स्टेट में चला गया, गैस के पार्टिकल नजदीक रहते हैं क्या? दूर दूर रहते हैं। आइसोलेटेड समझता है? आइसोलेट हो जाना, अकेला। तो वी नीड एन अकेला एटम जिसके आसपास कोई दूसरा एटम, क्योंकि वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा कुछ ना कुछ, और फिर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, वो वैल्यू सही नहीं आएगी। तो हमने डिसाइड किया कि वी नीड आइसोलेटेड। सो ये जो एटम मैंने यहां लिखा ना, मान लो ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। समझा कि नहीं? क्लियर हो गया? पढ़ाई करता, नो डिस्ट्रैक्शन, है ना? तो वैसा ही वाला सीन है। ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, अकेला एटम है। सो इसके अंदर जो भी फोर्सेस प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब सुनो, इधर इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो कुछ तो एनर्जी लगी होगी यहाँ पे। हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो, IE1। IE मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। और क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो भी वैल्यू इधर आएगा, एक्स वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा, नंबर आएगा, मैं एक्स ले रहा हूं,
उसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। अबे एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल या किलो जूल ही तो होता है। हाँ, तो x किलो जूल। प्लस का साइन क्यों लिख रहे हैं? कोई मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लस मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है प्लस का साइन आता है। देखो यहां वर्ड क्या लिखा है मैंने, एनर्जी क्या, रिक्वायर्ड। और अगर एनर्जी रिलीज होती है ना कहीं से तो माइनस का साइन आता है। समझा कि नहीं? तो इसको मैथ्स से मत जोड़ो, ये मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि वैल्यू के पहले अगर माइनस लिखा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर किसी वैल्यू के पहले प्लस लिखा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अभी मैंने प्लस लिखा वहां पे, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा मैं? एम में से? अबे एम बचा ही नहीं, एम तो एम प्लस हो चुका है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? एम प्लस में से जाएगा। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? M2 प्लस, करेक्ट है। यहां पे मैं लिखूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। चलो इसको मैं ना Y लिख देता हूं, Y। अब है ना मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। मेरे को आंसर ये दो कि सेकंड वाली वैल्यू पहले वाले से बड़ी होगी या छोटी होगी, और मुझे रीजन भी चाहिए। इसी पे तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी पहले वाले से ज्यादा होनी चाहिए या कम, और क्यों? मेरे को रीजन चाहिए, रीजन चाहिए। बिना रीजन के नहीं कोई काम नहीं है। फिर तुमको सोचने आना चाहिए कि अच्छा है, ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। मुझे रीजन चाहिए, बिना रीजन के मजा नहीं है, फिर उसमें रीजन आना चाहिए। बोलो। पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में से निकला है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में से नहीं निकला, कैटायन में से निकला है। हम क्या पढ़ के आए कैटायन के बारे में? कि जब कोई न्यूट्रल एटम कैटायन बनता है तो उसके अंदर Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है? साइज छोटा होता है। अबे साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा तुम्हारे लिए। सोचो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम लगेगी? ज्यादा लगेगी, क्योंकि जब आप किसी भी न्यूट्रल एटम से कैटायन वाले फेज में आते हो तो कैटायन वाले फेज में क्या हुआ यहां पे? इधर आते साथ ही इसका Z इफेक्टिव बढ़ गया है। अब इसका Z इफेक्टिव इससे ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यू रिक्वायर मोर एनर्जी। इसका मतलब सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली से ज्यादा है। और ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा, इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेकेंड वाली की एनर्जी फर्स्ट वाले से ज्यादा ही होगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? न्यूट्रल एटम में से। ये एटम न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, यहाँ पे बराबर होता है ना। लेकिन जैसे ही वो कैटायन बनता है ना पहले स्टेप में, अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैटायन में से रिमूव करना है, विच इज ए डिफिकल्ट टास्क, सो यू रिक्वायर मोर एनर्जी। चलो अब एक और स्टेप करेंगे, मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकलेगा भाई? M2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? M3 प्लस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आएगा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। चलो इसको Z लिख देते हैं अपन। बताओ रीजन बताओ, और क्या होगा वो भी बताओ। क्या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वाले से भी ज्यादा होगी? यस, क्योंकि वापस अगर आप देखो तो इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? M2 प्लस, इसका Z इफेक्टिव और बढ़ गया, तो अब एनर्जी और लगानी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ओवरऑल क्या समझ में आया? ओवरऑल ये समझ में आया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सबसे कम होता है, उससे बड़ा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उससे बड़ा
थर्ड आयोनाइजेशन उससे बड़ा फोर्थ, उससे बड़ा फिफ्थ, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकालने ना तो सिक्स्थ वाले का बहुत हाईएस्ट आएगा, तो वो बढ़ता रहेगा, ये ट्रेंड कम ऐसे ही चलता है। तो ये जो पैटर्न हमने लिखा, ये हमारे को एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा आती है, कम आती है, ये सब एग्जाम में आता है, ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो ये ऑर्डर याद रखो। और एक चीज इधर पे याद रखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। इट इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। और याद रखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा है ना मैंने, इसका मतलब ये जो हम लोग जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस एक्चुअल में है ना एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है? हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक। सो दिस इज एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज नहीं होती, यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। लिखा सबने? ओके देखो, अब है ना इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने वाले हैं, लिख देता हूं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो ध्यान दो, देखो मेरे हिसाब से ना ये ट्रेंड सारे प्रॉपर्टीज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, क्योंकि यहां पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। ठीक है, क्यों ना, देखो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इससे ना आपके एलिमेंट की रिएक्टिविटी भी डिसाइड होती है, कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है, वो यहीं से पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझो। पहले मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट और एक बेसिक बता देता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन है इनका। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, और साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। और दूसरा ये है, यहीं पे लिख रहा हूं अभी, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव बिट। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा आयोनाइजेशन। अभी देखा नहीं क्या तुमने पीछे अभी? हाँ, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा था ना तो वैल्यू बढ़ गया, इसका और ज्यादा था और वैल्यू बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों पहले तो याद होने चाहिए, क्योंकि जो रट्टा मारने वाली पब्लिक है उनको अगर इतना भी याद रहेगा ना तो कुछ तो लिख पाएंगे, क्योंकि रिलेशन से आप ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो। हाँ, अब देखो क्या तुम्हारी भी गलती नहीं है, वैसे अपने को 10th तक वैसे ही सिखाया जाता है ना आंसर रटने का। स्टेट बोर्ड में क्या है, वो अपने को मार्क्स स्कोर करना सिखाते हैं। अब हम भी स्टेट बोर्ड वाले ही है, तो हमको भी रियलाइज हुआ 10वीं के बाद। तो अभी ध्यान दो, अभी अपनी आदत बदलो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, पहले समझना है। ओके, अब सुनो इधर, साइलेंट साइलेंट, ध्यान दो। ओके, पहले वापस कभी भी याद रखो, कोई भी ट्रेंड को आप स्टार्ट करोगे ना, पहले एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करना। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बराबर है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर जेड इंक्रीजेस। ठीक है, जेड इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये भी मैंने बोला था। जेड इंक्रीज होगा
जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, शील्डिंग इंक्रीज नहीं होगा पीरियड में, शील्डिंग रिमेन्स सेम। ये वापस लिख रहा हूं मैं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। शील्डिंग रिमेन्स सेम बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और ऊपर फिर रिलेशन देखो जरा साइज और आयोनाइजेशन का, साइज डिक्रीजेस, सो देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तुम चेक कर सकते हो जेड इफेक्टिव और आयोनाइजेशन को देखो जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। इससे दो चीजें समझ में आती है, मैं दोनों यहां पे लिख रहा हूं अभी। पहला पॉइंट ये कि सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की किसकी है? सोचो अभी ये पैटर्न देखने के बाद। मेरे को ग्रुप बताओ रे, ऐसा एलिमेंट मत बताओ। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। अब तुमको जरा लिंक बताता हूं 10th स्टैंडर्ड से। हमको 10th में बताया जाता है कि ग्रुप नंबर 1 इज दी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव? because they can lose electron very easily. And why they lose electron very easily? Because उनकी ionization enthalpy सबसे lowest होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है वो सबसे कम है। That's why they can lose electron very easily. So इससे क्या समझा? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स मतलब कौन से मेटल? Group number 1, they have the lowest ionization enthalpy. अगर तुमको याद होगा, मैंने पिछली बार एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट लिखा था, देखो, they have low ionization enthalpy, चेक करो, यही है। मिला कि नहीं मिला? मैंने बोला था आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वही पॉइंट है। अल्कली मेटल्स का लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब सबसे कम एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है तो वो ग्रुप 1 है। इसके देखो दो रीजन है। पहला रीजन उनके साइज बहुत बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा है। दूसरा, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना यार ग्रुप 1 का, आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करना या सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालना इज वेरी इजी। अकेला इलेक्ट्रॉन है, समझा कि नहीं समझा? तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है, इसलिए लोएस्ट है। तो फिर बताओ मेरे को हाईएस्ट किसका होगा? 17 क्यों नहीं है? सुनो, इधर अपन 18 को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। Group number 18 noble gases are the most stable elements of the periodic table. And why they are most stable? What is the reason? Yes, they have a complete outermost shell. अब मेरे को बताओ, जिसका outermost shell complete है वो stable है ना, वो अपनी stability क्यों भंग करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन देके? कोई भी एटम जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों अपनी स्टेबिलिटी को कम करेगा किसी को इलेक्ट्रॉन देके? नहीं देगा वो। सो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पता चला हमारे को कि नोबल गैसेस जो होते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 18, दे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट वैल्यू है इनका, देखो जल्दी। चलो अभी डाउन द ग्रुप देखते हैं। डाउन द ग्रुप,
ओके साइलेंट। डाउन द ग्रुप, हाँ तो सुनो इधर, पहले तो एटॉमिक नंबर यहां भी बढ़ेगा, सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यू शेल ऐड होते हैं। हमेशा याद रखो, ग्रुप वाइज पढ़ोगे ना, ये पॉइंट भूलना नहीं। न्यू शेल गेट्स एडेड, और नया शेल ऐड होने से पहले तो शील्डिंग बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्रुप 1 को मैंने क्या लिखा इधर, लोएस्ट ना। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि ग्रुप 1 सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, उनमें सबसे लोएस्ट कौन सा है ग्रुप 1 में? लिथियम, हाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखो ना टॉप टू बॉटम क्या लिख रहे हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तुम्हारे बुक में ये टेबल है, ये टेबल चेक करो, और इस टेबल में क्या, अरे रेडियो एक्टिव है ना वो। देखो अपन है ना, बताता हूं सुनो, अपन जब भी ट्रेंड पढ़ते हैं ना, अपन जब भी ट्रेंड पढ़ते हैं ना, हम लोग सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ट्रेंड पढ़ते हैं, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे बिहेव अनयूजुअली, मतलब उनका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो इसलिए उनको कभी पैटर्न में इंक्लूड नहीं किया जाता। फ्रांशियम, रेडियम वगैरह को काउंट नहीं करते, सारी प्रॉपर्टी सीजियम तक ही पड़ी जाएगी। ठीक है, अब सुनो इधर, ये कौन से ग्रुप लिखे हुए इधर, ग्रुप नंबर 1। इनकी एनर्जी को जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने की किसकी लिखी हुई है? लिथियम, सबसे ऊपर लिथियम है 520, उसके नीचे कितनी है 496, कम हो गई वैल्यू। उसके नीचे 419 और कम हो गया, फिर 403, और सबसे लास्ट में, तो सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने की किसकी है? सीजियम की है। अब तुमको मैं बताऊं, 10th में तुमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, याद है किसी को? हाँ, एंड व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे को बताओ, मेटालिक कैरेक्टर को अगर इस डेफिनेशन से बताया गया 10th में कि इट इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो अभी तुम मेरे को आंसर बताओ, वो पूरे ग्रुप में किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? किसकी है? यस, बिकॉज उसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए सबसे इजी है। इससे क्या समझा, ये तीसरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, इससे ये समझा कि जो सीजियम का आयन है, सीजियम का जो आयन है ना बेटा, वो लार्जेस्ट कैटायन माना जाता है, लार्जेस्ट कैटायन। ठीक है, और इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है, सबसे हाईली मेटालिक कैरेक्टर होता है। समझा? अभी अगर 10th में पढ़ा होगा तो क्लिक हो गया होगा कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा था 10th में। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है यहाँ पे? सीजियम कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है हमको उसकी एनर्जी सबसे कम लग रही है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसलिए ये सबसे हाईली मेटालिक कैरेक्टर वाला एटम है सीजियम प्लस। इससे ज्यादा मेटालिक कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो तुम राइट साइड में जाओगे ना, नीचे और कहां जाओगे? फ्रेंशियम है नीचे, तो राइट में जाओगे। राइट में जाओगे तो क्या होता है? साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा क्या?
डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आया? छोटा सा पॉइंट बाकी है, हो गया ये। हाँ, अब देखो इसमें है ना, लास्ट पॉइंट सिखा रहा हूं, एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन समझता है? मतलब ये जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ कुछ जगह पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, वो मैं बताता हूं कहां पे नहीं हो रहा। और ऐसे क्वेश्चन तो वो लोग पहले पूछते हैं, क्योंकि अपने को याद रहता है कि अच्छा हाँ लेफ्ट टू राइट सर ने बोला था इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, फिर हमको एक्सेप्शन याद नहीं रहते। एक्सेप्शन पे ही पहले क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो इसको मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ना। तो एक्सेप्शंस क्या है वो देख लो। एक्सेप्शन है पीरियड नंबर 2 और 3। तो मैं आपको 2 समझा दूंगा तो आपको 3 ऑटोमेटिकली समझेगा। तो हम लोग है ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं पहले। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, सिर्फ याद रखो साइज की बात चलेगी ना, एटॉमिक साइज की, तो नोबल गैसेस को कंसीडर मत करना, बाकी इधर पे आप ले सकते हो। अब अपने बुक में एक टेबल है, देखो ये वाला टेबल, सेम पेज पे नीचे एक टेबल है। अब उधर पे चेक करो, लिथियम से लेके नियॉन तक सबकी ना आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है नीचे। वैल्यू बताते जाओ मेरे को जरा। चलो, लिथियम की एनर्जी कितनी है? 520 है। ओके, उसके बाद 899 है। उसके बाद ओके 801 है। उसके बाद 1086। ओके, उसके बाद 1402। उसके बाद 1314, देन 1681 एंड सबसे आगे 2080। ये लिखने के पीछे का रीजन ये है कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए वैल्यू देख के कि कहां पे ना एक्सेप्शन आ रहा है। ध्यान दो इधर, यहां पे देखो एक्सेप्शन है। बोरॉन का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। अबे लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, वैल्यू बढ़ना चाहिए था, क्या हो गया? कम हो गया। फिर यहां पे आगे जाते जाते इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन से ज्यादा वैल्यू ऑक्सीजन का होना चाहिए था, नाइट्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। और सबसे हाईएस्ट इसका है क्या? अपन ने लिखा ना नोबल गैसेस का हाईएस्ट होता है। अभी देखो ये ऑर्डर ऐसे जा रहा है, इसका बड़ा है वैल्यू, बट इन दोनों को कंपेयर किया तो बेरिलियम का वैल्यू इससे बड़ा है। फिर बोरॉन से बड़ा कार्बन, कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन का बड़ा है ऑक्सीजन से वैल्यू। फिर इससे बड़ा फ्लोरीन है, इससे बड़ा वैल्यू नियॉन का है। मुझे वो दोनों एक्सेप्शन एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें से पहला एक्सेप्शन है ये दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एक्सेप्शन पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद है ना इनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हाँ इधर ही एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कैसे हो गई बोरॉन से। तो बेटा इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो पता चला बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2 होता है, जबकि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। देखो बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है बेटा ये? हाँ, तो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो सीधी सी बात है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? और इधर देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये अकेला इलेक्ट्रॉन है 2p1 अकेला है, मतलब इसको अपन क्या लिखते हैं मालूम है क्या?
अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखते हैं? और बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है ना कम होती है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। समझा? अभी पहला वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब वहां पे मैं दूसरा वाला भी बताता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस। तो सेकंड केस ये है कि हमने देखा कि यार नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आ गया ऑक्सीजन से, ये भी एक्सेप्शन हो गया। तो यहां पे अगेन कॉन्फ़िगरेशन पे ही बात है वापस से, 1s2 2s2 2p3 और इसका है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब अगर तुमको याद होगा तो मैंने एक और चीज बताई थी कि हाफ फिल्ड अगर होगा सब शेल तो भी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो अभी चेक करो जरा, 2p3 दिख रहा है, पी में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 6। तो इधर कितने? 3, हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ये भी पढ़ा था। तो पता ये चला कि पी सब शेल इज हाफ फिल्ड, ठीक है। और पी सब शेल हाफ फिल्ड होने की वजह से इसके पास आ गई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और जिसके पास स्टेबिलिटी आ जाती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहां पे एनर्जी क्या लग रही है? ज्यादा एनर्जी लग रही है। और इधर कोई हाफ फील्ड वगैरह है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है इधर पे। तो आपको सिर्फ यही रीजन लिखना है कि पी सबशेल ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज हाफ फील्ड ड्यू टू विच इट एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो देयरफॉर इट नीड्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? जो मैं तुमको अभी यहाँ पे मैंने तुमको लिख के दिया है ना, इसका आंसर अगर तुमको पढ़ना है तो दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इस टेबल के ऊपर का ये पैराग्राफ मार्क कर लो, ये पैराग्राफ इन दोनों का आंसर है। ठीक है, मिला गया? ये पैराग्राफ ये वाला, सम इरेगुलरिटीज आर नोटिस्ड, मिला गया? ये इरेगुलरिटी हुआ ना, एक्चुअली में तो बढ़ना चाहिए था बट वो कम होता गया। इधर पे कम हो गया, इसका कम है इसका ज्यादा है, इधर पे इसका ज्यादा है इसका कम है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केसेस में रीजन पूछते हैं एग्जाम में कि क्यों ऐसा हुआ। तो अपने को याद होना चाहिए भाई क्यों ऐसा हुआ है। उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसके पास कंप्लीटली फिल्ड है, इसके पास हाफ फिल्ड है। ओके, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनकी क्यों है भाई? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल, इनका आउटर मोस्ट शेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है ना। हाँ, तो इनके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनका वैल्यू सबसे हाईएस्ट आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए बस हो गया इतना। मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 प्रॉपर्टी बची हुई है, और फिर उसके बाद जिनका जिनका जो जो एग्जाम आने वाला है वो पढ़ाना शुरू करूंगा मैं तुम्हारे एग्जाम के पहले।